Hello students, today we will discuss about the inductor. Pure inductor is connected with the AC supply. है ना, एक प्योर कंडक्टर को हम AC सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या बिहेवियर शो करता है ना, उसको देखेंगे हम। तो प्योर इंडक्टर कनेक्टेड विथ AC सप्लाई, इसी को दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं, इंडक्टिव सर्किट। तीसरा इसी को क्या बोल सकते हैं हम, एल सर्किट। ठीक है, एल सर्किट भी बोला जा सकता है। तो आज हम एक प्योर कंडक्टर को लेंगे। इंडक्टर की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि इंडक्टर की जो टेंडेंसी होती है वो ये होती है कि ये जब भी इसमें करंट फ्लो होती है तो वो अपने अंदर में होने वाले चेंज का अपोज करना चाहता है, अकॉर्डिंग टू द लेंजिस लॉ, कि वो अपने अंदर चेंज नहीं होना चाहता। तो वो एक उल्टा ईएमएफ बनाता है। जैसे ही हम एक ईएमएफ अप्लाई करेंगे तो उस सर्किट के अंदर एक चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो उस ईएमएफ को अपोज करेगा। इस तरीके की एक्टिविटीज इसमें देखने को मिलेगी। हम इसमें ये भी देखेंगे कि इंडक्टर एसी को पास कर रहा है या डीसी को पास कर रहा है, वो सारे के सारे पैरामीटर हमें यहाँ मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हमने इसको लिखा, सपोज इंडक्टर of inductance of self इंडक्टेंस मतलब हम एक ही इंडक्टर लेंगे तो मैं बोल सकता हूँ सपोज अ कंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L connected with AC source of instantaneous EMF E। वो कितना होता है, हमने पढ़ा है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है अपना। ठीक है, तो कनेक्ट करते हैं हम। हमने एक इंडक्टर लिया है, इंडक्टर L। ये हमारे पास एसी सोर्स है। कितना ईएमएफ हमने यहां लगा रखा है, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। एट एनी इंस्टेंट में मान सकता हूं इसमें करंट फ्लो हो रही है, एनी इंस्टेंट, क्योंकि एसी में कोई डायरेक्शन नहीं होती, बट मैं किसी इंस्टेंट को लेकर के कैलकुलेशन कर सकता हूं। एट एनी इंस्टेंट पे बात चल रही है। ठीक है भाई, उसके बाद इसकी टेंडेंसी क्या है, ध्यान से सुने। जब इसमें करंट जाएगी और जो इसमें करंट जाएगी तो इस इंडक्टर की प्रॉपर्टी ये है कि इसमें जब करंट जाएगी तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और ये वेरिंग करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और हमने फ्लक्स में पढ़ा है कि फाई इज इक्वल टू कितना होता है, बी ए कोस थीटा। अगर ये बी चेंज हो गया, क्योंकि आई चेंज होगी तो बी चेंज हो जाएगा। अगर बी चेंज हो गया तो क्या चेंज हो जाएगा, फ्लक्स में चेंज आ जाएगा। अगर फ्लक्स में चेंज हो गया तो अकॉर्डिंग टू फैराडे माइनस डी फाई बाई डी टी, तो क्या होगा, अगर फ्लक्स में चेंज है तो एक इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा। तो जैसे ही इसमें करंट जाती है तो इसके अंदर एक फ्लक्स लिंक होकर के चेंज होता है, तो ये इस फ्लक्स को अपोज करता है। ये तो हमारा अप्लाई ईएमएफ है, अप्लाई ईएमएफ। तो एक ही उल्टा ईएमएफ इसमें अपने अंदर होने वाले चेंज का अपोज करता है अप्लाई ईएमएफ से। तो इसमें जो ईएमएफ होता है इंड्यूस ईएमएफ, तो कितना होता है, इंड्यूस ईएमएफ। तो मैंने मान लिया E इज इक्वल टू माइनस L डी आई बाई डी टी, माइनस L डी आई बाई डी टी। इंड्यूस ईएमएफ जो तुम्हारा अप्लाई ईएमएफ है, अप्लाइड ईएमएफ वो कितना है, E इज इक्वल टू
ई नॉट साइन ओमेगा टी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये तुम्हारा अप्लाइड ईएमएफ है। तो इस सर्किट में करंट को मेंटेनेंस रखने के लिए, तो करंट्स को टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट्स, टू मेंटेन the flow of current in a circuit, क्या होगा? applied EMF is equal to minus of induced EMF, मतलब applied EMF E is equal to minus of E, ये कंडीशन रहेगी। अब ये जो लेंज लॉ से आया है, ये जो लेंज लॉ से आया है, इसमें क्या है? जो इंड्यूस हुआ था, ये तो लेंज लॉ से तो आया था। E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, सॉरी E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। यहां पर डी आई बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, ठीक है। तो हम इस ईएमएफ को इसके इक्वल रख लेते हैं। तो ये वाला ईएमएफ हमारे किसके बराबर आ जाएगा? माइनस ऑफ टी आ जाएगा। E इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू माइनस के साथ माइनस एल डी आई बाई डी टी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, तो ये लिखा जाएगा एल डी आई बाई डी टी। अल्टीमेटली मुझे जो करना है, मुझे आई की वैल्यू निकाल के लेके आनी है। तो ये कितना होगा मेरे पास यहाँ से? E अपॉन एल इज इक्वल टू डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो ये हो गया डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई अपॉन एल। तो यहाँ से डी आई कितना हो जाएगा? ई अपॉन एल डी टी। टेकिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन डी ऑफ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई अपॉन एल डी टी। यहाँ से मिलेगा आपको आई, ये मिलेगा ई की वैल्यू पुट कर दीजिए, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ से एल। तो आई ई नॉट अपॉन एल कॉमन मिला, यहाँ क्या बचा? साइन, अच्छा यहाँ डी टी भी है साथ में, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई नॉट अपॉन एल, इसका इंटीग्रेशन होगा साइन का माइनस कोस ओमेगा टी, और साथ नीचे एक ओमेगा आ जाएगा, ये इसका इंटीग्रेशन। तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस, इस माइनस को बाहर लिख लिया, ई नॉट अपॉन एल ओमेगा कोस ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ तक लिख सकते हैं। देन ये मिला मुझे आई इज इक्वल टू, इसको मैंने लिखा माइनस ई नॉट अपॉन एल ओमेगा, इसको लिखा मैंने साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, ठीक है। इसको फिर लिख सकता हूं मैं ई नॉट अपॉन एल ओमेगा, इसको लिख सकता हूं मैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा लिखा जा सकता है। और ये वाला जो कंसेप्ट हमने लगाया साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा, या कोस, ये आप पढ़ते हैं ना कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? कोस थीटा। साइन पे 90 पर फंक्शन बदल जाता है। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई, तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, इसको क्या होना चाहिए? 1, तब हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आई की। वो आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? आई नॉट, जो कि बराबर होगी हमारे ई नॉट अपॉन एल ओमेगा के। इस वैल्यू को ला करके यहाँ पुट कर लीजिएगा, तो हो जाएगा आई इज इक्वल टू, इसकी जगह
आप क्या पुट करेंगे, आई नोट, तो ये हो जाएगा आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द करंट। और दूसरी इक्वेशन क्या आपके पास, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, देन डिस्कस करते हैं इसको। तो जो हमारे पास इक्वेशन आई है ईएमएफ की, वो हमारे पास कितनी थी, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। मतलब ये वाली इक्वेशन हमारे पास किसकी आई है, आई की, और ये इक्वेशन हमारे पास किसकी है, टी की। दूसरी बात, इसमें इतना फेस मतलब आई नॉट और ई नॉट का ये रिलेशन है। ठीक है, तो मैं डिस्कस कर सकता हूँ, क्या डिस्कस कर सकता हूँ, फेस के बारे में। तो क्या क्या फेस डिफरेंस है, तो फेस डिफरेंस देखते हैं। फेस डिफरेंस बिटवीन E and I in inductive circuit। इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। तो हमारे पास है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका फेस कितना, ओमेगा टी, और इसका फेस कितना है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो मैंने लिखा कि जो E है वो लीड कर रहा है, लीड I बाई पाई बाई 2, मतलब 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री से लीड करता है। मतलब वोल्टेज का जो फेस है इंडक्टिव सर्किट के अंदर वो 90 डिग्री लीड कर रहा होता, आगे चल रहा होता है सर्किट के अंदर। दूसरा, इसी स्टेटमेंट को लिखने का तरीका ये हो सकता है कि I जो है वो लैग कर रहा है, I लैग्स E बाई पाई बाई 2, मतलब 90 डिग्री पीछे चलता है। ये इसका फेस डिफरेंस है। दूसरा हम डिस्कस कर सकते हैं इसी में ही कि हमने देखा, हम अपोजिशन टू द करंट ढूंढते हैं इसके अंदर, अपोजिशन टू द करंट इन इंडक्टिव सर्किट इज एक्सेल, जिसका नाम दिया गया है। चालू हो कोई तो टॉपिक हमारा कहाँ तक हुआ ये कि हमने फेज डिफरेंस देखा ई और आई में इंडक्टिव सर्किट के अंदर। तो मैंने देखा ई लीड कर रहा था आई से, कितना डिग्री, पाई बाई 2 डिग्री। दूसरा, आई लेग कर रहा था ई से पाई बाई 2 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री, पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री। अपोजिशन टू द करंट इन द इंडक्टिव सर्किट इज एक्सेल, जिसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो हमने यहाँ से निकाला, जो हमने लिखा ना, आई नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन एल ओमेगा, एल ओमेगा ये वाला। तो अगर मैं इस वाले इसको ये वाला फॉर्मेट बना लूं, दूसरा मार्कर यूज करते हैं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ई नोट और आई नोट इज इक्वल टू एल ओमेगा। ये जो बात है ये क्या है, ये V अपॉन I का रेशियो, मतलब रेजिस्टेंस जो यहाँ शो कर रहा है एक्सएल को, एक्सएल इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, ओमेगा एल या एल ओमेगा, बात एक ही है। तो हमें मिला कि मैं लिख सकता हूँ कि ई नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा। लिखा जा सकता है, आंसर है यस, बिल्कुल लिखा जा सकता है। दूसरी बात, इसी को ही देखो थोड़ा सा, इसको मैं फॉर्मेट में मैंने बनाया कि ई नॉट अपॉन एल ओमेगा, एल ओमेगा को मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्सएल, तो मैंने इसको लिख दिया एक्सएल इज इक्वल टू आई। अब देखो कि अगर एक्सएल इंक्रीज होगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट की कम हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, किसकी, रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो मैंने वैल्यूज देखी, क्या वैल्यू देखी इसकी, कि अगर मैं द डायमेंशंस ऑफ एक्सेल, dimensions and units of excel will be same as resistance,
रेजिस्टेंस की यूनिट क्या पढ़ी थी हमने, ओम। तो उसकी डायमेंशन और यूनिट कैसी रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि ये जो है हमारा एक रेजिस्टेंस ही तो है। उसके बाद मुझे क्या करना है, एसी सप्लाई के साथ मैंने देखा इसका बिहेवियर्स, तो मुझे क्या मिला, तो एक्सएल मैंने लिखा एक्सएल इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आई नॉट। और ये वाली चीज हम लिख सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई अपॉन टी, और आप जानते हैं टी इज इक्वल टू 1 बाई एफ, यानी कि एफ इज इक्वल टू 1 बाई टी। यहाँ से आपने लिखा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो जहाँ ओमेगा है वहाँ 2 पाई एफ लिखा जा सकता है। तो इसकी जगह मैंने लिखा एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा, एक्सएल इज इक्वल टू एल 2 पाई एफ लिख सकते हैं। फॉर एसी सोर्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, जो कि हमारे इंडिया में कितनी है 50 हर्ट्ज, और यूएस में कितनी होती है ये 60 हर्ट्ज, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, तो अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब एक्सएल इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, मतलब एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओमेगा। अगर ऐसी सिचुएशन मिलेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, एक्सएल बढ़ेगा, अगर एक्सएल इंक्रीज हो गया, अगर एक्सएल इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, एक्सएल इंक्रीज तो आई नॉट डिक्रीज। मतलब क्या हुआ यहां से कि हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स will blocked. That means AC blocked by inductive सर्किट, ये ब्लॉक हो जाएगी इंडक्टिव सर्किट में। अगर मैं बात करता हूं फॉर डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, और इसी का दूसरा नाम क्या है, स्टडी करंट। अगर मैं किसी एक इंडक्टर को एक डीसी के साथ कनेक्ट करूंगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द डीसी, फ्रीक्वेंसी फॉर डीसी कितना होगा 0, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो ओमेगा कितना हो गया 0। तो हम जानते हैं कि एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा, मतलब 2 पाई एफ इंटू एल, तो एक्सएल कितना हो जाएगा 0। अगर डीसी के लिए एक्सएल 0 हो गया तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एक्सएल इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आई नॉट। अगर ये वाली वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो मतलब क्या है कि डीसी allowed to passed in इंडक्टिव सर्किट के अंदर डीसी क्या हो जाएगी, डीसी पास हो जाएगी और एसी ब्लॉक हो जाएगी। तो फाइनली आपको ये याद रखना है इंडक्टिव सर्किट के लिए कि डीसी इज पास्ड, क्योंकि इस डीसी के लिए ये रिएक्टेंस कितना हो गया 0, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी कितना होता है 0। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो करंट मैक्सिमम हो जाएगी, और करंट मैक्सिमम हो जाएगी तो ये फ्रीक्वेंसी मतलब ये करंट को पास करा देगा। और ये इंडक्टिव सर्किट एक्ट एज अ लो पास फिल्टर, है ना, it is act as low pass filter। ये लो पास फिल्टर की तरह भी काम करता है, जो भी है आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वेरिएशन ऑफ एक्सएल विद फ्रीक्वेंसी एफ, हम इसका वेरिएशन देखना चाहते हैं। वेरिएशन ऑफ एक्सएल विद फ्रीक्वेंसी एफ, वी नोटेड, अभी हम जानते हैं कि जो एक्सएल है वो एल ओमेगा के इक्वल है,
ठीक है, और इसी को मैं लिख सकता हूँ 2πfl, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू कितना है 2πf होता है। ठीक है भाई, ये वाली चीज यहाँ से हमें दिखाई दिया कि XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। तो हमने इनके बीच में वेरिएशन देखा, तो वेरिएशन हमें कैसा दिखाई दिया, इधर हमने लिया XL को और इधर हमने लिया फ्रीक्वेंसी, तो कैसा ग्राफ आएगा, देखो लीनियर, कैसे ग्राफ आएगा, लीनियर। XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, लीनियर ग्राफ। उसके बाद हम देखेंगे ग्राफ बिटवीन E एंड I, मतलब जिसको हम क्या बोल रहे थे, वेव डायग्राम। इसमें इंडक्टिव सर्किट में कौन सा सर्किट पढ़ रहे हैं, इंडक्टिव। तो चलो वेव डायग्राम बनाते हैं इसका। ये जो वेव बनी, पाई 2π, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई नॉट। यहाँ कौन कौन रहेंगे, ई नॉट और आई नॉट रहेंगे। ये वैल्यू किसकी मिली हमें, ई नॉट की। ठीक है, ये फेज कितना है, π/2, π/2 ये कितना है, पाई, ये कितना है 0। तो इसमें जो है ना वोल्टेज लीड कर रही होती है 90 डिग्री, मतलब ये वोल्टेज शुरू हो चुका था, है ना, तो करंट चली नहीं थी। तो जब करंट चली तो उस वक्त ये π/2 यानी कि 90 डिग्री पर पहुंच चुका था, मतलब कि करंट यहां से चलना अब शुरू करेगी, मतलब करंट यहां से चलना अब शुरू करेगी। जब ये 90 डिग्री पर पहुंचा π/2 पर, तो इसका फेज यहाँ कितना था, पाई, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, π/2। यहाँ इसका फेज कितना है 0, किसी ओमेगा t1 पे बात कर रहा हूँ, तो इसका फेज कितना है 0, इसका कितना है π/2, तो ये किसी यहाँ से पीछे से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इनके बीच में ये फेज डिफरेंस, ये वाली जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है एट ए टाइम, ये वाली वैल्यू ये कितना है, मतलब ये मैक्सिमम ई नॉट को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैक्सिमम आई नॉट को। अगर किसी स्टैंड पे देखूंगा तो ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आई को, और ये वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ई को। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है और ये भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू, ये पीक वैल्यू इसकी। तो ये क्या बनाया हमने, वेव डायग्राम। अब इसका फेजर देखो, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम यहां बनाते हैं, किसी उस पर ये ओमेगा टी का फेज कितना एंगल पर, ओमेगा टी से। ठीक है, मैंने इस पर एक प्रोजेक्शन गिराया, ये, तो इसका भी प्रोजेक्शन क्या बना, ओमेगा, और ये वाला कितना है, ओमेगा नॉट साइन ओमेगा टी। उस वक्त इस पोटेंशियल से जो इलेक्ट्रिक करंट का फेज था वो कितना था, 90 डिग्री पीछे, वो 90 डिग्री पीछे चल रहा था इससे, यदि थोड़ा छोटा बनाएंगे इससे 90 डिग्री पीछे। ये किसका फेज है, ये वेक्टर किसके फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर आई नोट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। ये वाला वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू यानी कि पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, क्योंकि π/2 से इलेक्ट्रिक करंट पीछे रहती है। इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू यहाँ पर ये कितनी होगी, तो आंसर है ये होगी I, और ये वाली वैल्यू कितनी होगी इसकी, तो आंसर है ये वैल्यू होगी I = I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ओमेगा टी माइनस π/2। तो ये जो है ये फेस ओमेगा टी से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला आई नोट कैसा है, क्लॉकवाइज। देखो ये जब ऐसे घूमेगा, ठीक है, तो ये इसका फेजर डायग्राम है, दिस इज द वेव डायग्राम, दिस इज द वेरिएशन ऑफ। ठीक, उसके बाद एक चीज इसमें और बचती है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, और इस पर एक न्यूमेरिकल लेकर डिस्कस करेंगे अभी।
एप्लीकेशंस क्या है इंडक्टर के, कि इंडक्टर को जो हम यूज कर रहे हैं उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो एक तो है कि पावर सप्लाई, हम उसको कहाँ यूज कर रहे होते हैं, पावर सप्लाई के अंदर, ठीक है। दूसरा ये यूज होता है रेडियो इंटरफेरेंस फिल्टर, रेडियो इंटरफेरेंस फिल्टर टू ब्लॉक हायर फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक करने के लिए, और जबकि वाइल परमिटिंग द लोअर फ्रीक्वेंसीज टू पास थ्रू इट। मतलब क्या हुआ है कि हायर फ्रीक्वेंसीज को अगर आपको ब्लॉक कराना है तो आप इंडक्टिव सर्किट का यूज करिएगा, और लो फ्रीक्वेंसीज को पास कराना है तो इंडक्टिव सर्किट यूज किया जाएगा। देन इसलिए इसको कहा जाता है लो पास फिल्टर। यहाँ पर हमने एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, एन आइडियल इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 50 माइक्रो हेनरी। तो ये गिवन डेट में लिख लेता हूं, यहाँ पर क्या क्या गिवन डेट है। तो इंडक्टर आपको गिवन है L इज इक्वल टू 50 माइक्रो हेनरी, मैंने इसको चेंज कर लिया 50 इंटू 10 की पावर माइनस 6 हेनरी, क्योंकि आप जानते हैं 1 माइक्रो हेनरी इज इक्वल टू होगा 10 की पावर माइनस 6 हेनरी के। इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 हेनरी। और क्या गिवन है, इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स, यानी कि आपको ई गिवन है कितना 220 वोल्ट, और आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है कितनी 50 हर्ट्ज। फाइंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि एक्सेल आपको निकालना है। अगर आपको एक्सेल निकालना है तो वेरी इजी फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला हमारे पास अभी हमने पढ़ा है, एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, यहाँ हमने पुट किया एक्सेल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, पुटिंग ऑल दीज गिवन वैल्यूज, तो एक्सेल इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ इज 50 हर्ट्ज इंटू एल, एल इज 5 इंटू 10 के पावर माइनस 5 ई। ठीक है, इसको थोड़ा सिंपलीफाइड कर लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 100 और 500, यानी कि 500 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 5, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 5 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 3 ओम। दैट इज एक्सेल, 5 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 3 ओम, दैट इज आवर आंसर। ठीक है, और देखो ये 10 की पावर माइनस 3 इसको मिली ओम में भी लिख सकते हैं, तो मैंने इसको लिखा कि एक्सेल इज इक्वल टू 5 मिली ओम। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे एसी के साथ, उसकी और फॉर्मूलेस पे डिस्कस करेंगे।